चलिए बात करते हैं एक ऐसे क्रिमिनल एम्पायर की जो इतना पावरफुल था कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता था। और फिर सरकार के एक फैसले ने रातों रात उस पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। आइए इस हैरत अंगेज कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 8 नवंबर 2016 को, जब भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसका असर सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक अपराधी की दुनिया पर भी पड़ने वाला था। इस पॉलिसी को नाम दिया गया डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। मकसद था काले धन पर लगाम कसना। लेकिन इसका एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा नतीजा जो भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक के लिए जानलेवा साबित हुआ। क्योंकि इस ऐलान के ठीक सिर्फ 26 दिन बाद इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और जाली नोटों के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का किंगपिन अपने ही शहर में मरा हुआ पाया गया। तो सवाल ये उठता है कि भारत की एक इकोनॉमिक पॉलिसी ने पाकिस्तान में बैठे क्रिमिनल का पूरा साम्राज्य कैसे खत्म कर दिया। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। ये पूरा साम्राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी नींव कराची की एक छोटी सी दुकान से पड़ी थी। चलिए देखते हैं ये सब कैसे बना। तो ये जो खनानी भाई थे, इन्होंने अपने पिता के छोटे से बिजनेस को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि देखते देखते वो पाकिस्तान की फाइनेंस की दुनिया के बड़े खिलाड़ी बन गए। और उनकी पावर का अंदाजा लगाना है तो इस आंकड़े को देखिए। एक वक्त था जब पाकिस्तान का 40% फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इनके कंट्रोल में था। 40%। अच्छा, ऊपर ऊपर से तो इनकी कंपनी एकदम लेजिटिमेट लगती थी, बिल्कुल साफ सुथरी। लेकिन इनकी असली ताकत थी हवाला सिस्टम। ये एक बहुत पुराना तरीका है जिसमें न कोई बैंक न कोई कागजी कार्रवाई, बस भरोसे पर पैसा एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है, कोई निशान छोड़े बिना। और जाहिर है जब कोई इतना पावरफुल हो जाता है तो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की नजरें उस पर पड़ ही जाती हैं। तो कहानी में एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से वो अपने काले धन को दुनिया भर में फैलाना चाहता था। उसे एक नेटवर्क चाहिए था और खनानी भाइयों को इसमें बेहिसाब दौलत नजर आई। एक खतरनाक डील पक्की हो गई। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। सोचकर देखिए, खनानी का नेटवर्क हर साल 14 से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। और इनके क्लाइंट्स कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं, मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स, अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स। ये लोग एक तरह से ग्लोबल टेरर के बैंकर बन गए थे। तो अब इनका काम सिर्फ पैसा इधर उधर करना नहीं रह गया था। अब ये जाली नोटों के दम पर भारत के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर छेड़ चुके थे। इन्होंने बनाए सुपर नोट्स, मतलब 500 और 1000 रुपए के इतने परफेक्ट नकली नोट कि वो असली से भी ज्यादा असली लगें। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, सब कुछ इतने परफेक्ट कि बैंक की मशीनें और ATM तक धोखा खा जाएं। और 2010 आते आते ये लोग हर साल 2000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी इंडिया में पंप कर रहे थे। अब सोचिए, जब इतना सारा नकली पैसा मार्केट में आएगा तो क्या होगा? ये सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर हमला था। इससे महंगाई बढ़ती थी और असली रुपए की कीमत गिरती थी। मतलब ये फेक करेंसी एक दो-धारी तलवार थी। एक तरफ इससे भारत में आतंकी हमलों को फंडिंग मिलती थी और दूसरी तरफ ये देश की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर रही थी। लेकिन इतना बड़ा और खतरनाक साम्राज्य अब इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़रों से बच नहीं सकता था। तो फिर हुआ एक मल्टीनेशनल स्टिंग ऑपरेशन। अमरीकी एजेंसी DEA ने ड्रग स्मगलर बनकर जाल बिछाया और उसमें फंस गया खुद अल्ताफ खनानी। वो अपने ऑपरेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो देखिए, इस एम्पायर पर अब दो तरफ से अटैक हुआ। एक तरफ अल्ताफ कानून के जाल में फंस चुका था और दूसरी तरफ उसके भाई जावेद को भारत सरकार का एक फैसला पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है। कराची में हुई एक मौत। तो 8 नवंबर को जैसे ही नोटबंदी का ऐलान हुआ, जावेद खनानी के पास जमा जाली नोटों का पहाड़ रातों रात रद्दी बन गया। वो एक झटके में कंगाल हो गया। अब उसके क्लाइंट्स यानी दाऊद और आतंकी संगठन अपना पैसा वापस मांग रहे थे और ठीक 26 दिन बाद उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि हुआ क्या था? पुलिस ने तो फौरन इसे सुसाइड बता दिया। लेकिन सोचिए,
मौत एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुई, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और परिवार ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब उन पावरफुल लोगों के लिए एक बोझ बन गया था जिनके लिए वो काम करता था, और उसे रास्ते से हटा दिया गया? तो मतलब दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर, जिसे एक इंटरनेशनल स्टिंग ऑपरेशन ने कमजोर तो किया, लेकिन उसे जो आखिरी जानलेवा झटका लगा वो भारत की एक इकोनॉमिक पॉलिसी से आया। नोटबंदी ने उसकी कमर ही तोड़ दी। ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर की लड़ाई में क्या कलम या कहें कि प्रिंटिंग प्रेस तलवार से ज्यादा ताकतवर हो गई है?